जय हिंद साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस साहब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध कक्षपाल के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 14 को देख रहे हैं। 14 में यह भाग 2 वीडियो है। भाग 2 वीडियो में आपको 51 से लेकर 100 तक प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले भाग 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें 1 से लेकर के 50 तक प्रश्न को देखा गया है। और यह भाग 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले भाग 1 वीडियो जाकर के देखिए, उसके बाद भाग 2 वीडियो को देखिएगा, तब आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा और सारे कंटेंट को और सारे पॉइंट को आपको नोट डाउन करते के साथ में चलना है। तो हम लोग जो है प्रश्न पे चलेंगे, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके इसको लिंक को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपना चैनल भी बड़ा हो सके और आपका दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। तो स्टार्ट करने से पहले है कि आप कलम और कॉपी ले करके बैठिए, उसके बाद में इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप कलम और कॉपी रखिएगा तो नोट डाउन करते हुए चलना है। तो साथियों, हम लोग इस वीडियो में 56 नंबर से देखने वाले हैं, क्योंकि 55 नंबर तक इंग्लिश था, इंग्लिश तक कंप्लीट करा दिया गया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो 56 नंबर देखिए, प्रश्न आपको क्या कहता है। नीचे कुछ दिए गए हैं, कीट दिए गए हैं, तो कह रहा है कि रेशम के कीट जो है किस कुल से संबंधित और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए बाबू, इसका सही जवाब जो आपको हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि बॉम्बिक्स मोरी जो है आपको इसके कुल के और इसका वैज्ञानिक नाम होता है किसका, रेशम के कीट के। तो इसमें दोनों ही कुल का नाम और जो है वंश का नाम और जो है आपको इसका वैज्ञानिक नाम दोनों मिल जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, 57 नंबर प्रश्न है, डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का मुख्य आधार क्या नहीं है। देखिए, वो चारों ऑप्शन में से क्या है जो डार्विन के जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है इसका फॉलो नहीं करता है। तो देखिए, आपको डी ऑप्शन में देखिएगा कि उपार्जित लक्षण की जो वंशागति है यह लैमार्क का सिद्धांत है, यह पीछे डिफाइन भी कर दिया गया है। तो डी ऑप्शन जो है आपको यह डार्विन का नहीं है, यही प्रश्न में पूछा गया है, यानी इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब जैसे देख लीजिएगा, जैसे देखिएगा कि जैसे में डार्विन का सिद्धांत दिया गया, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कभी कभी इंग्लिश में दे देगा, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसको में है कि अत्यधिक जो है संतानुपत्ति ये भी बताया गया है, फिर जीवन संघर्ष यह भी बताया गया है, और विभिन्नताएं भी बताई गई है। और एक और चीज़ बताया गया है कि जो है आपको योगतम उत्तरजीवी, जो योग रहेगा इस वातावरण में वही जी सकता है, जो इस वातावरण में योग रहेगा वही जी सकता है। तो इन सारी सिद्धांत जो है आपको डार्विन के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को देखिएगा, 58 नंबर में है कि एथलीट फूड बीमारी जो है, एथलीट फूड नामक बीमारी किस कारण से होता है। तो साथियों, यह जो है आपको कवक के कारण होता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 58 नंबर के लिए, कवक के कारण होता है। अब देखिए, जैसे में आप कवक के साथ साथ में और सारे पॉइंट को हम लोग इसको देख के चलेंगे। जैसे में आप देखिए कि जैसे एथलीट फुट जो है बीमारी है, यह चिकित्सीय भाषा में आपको टीनिया कहा जाता है। देखिए, कभी कभी आपको एथलीट फुट ना दे करके इसका जो आपको चिकित्सीय भाषा टीनिया नाम है इसमें दे दिया जाएगा तो आपको गलत हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को याद रखिए, आपको एथलीट फुट माउथ कहे या तो फिर आपको टीनिया कहे, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये पहले आपको समझ लेना है। ऐसा ही कन्फ्यूजन प्रश्न दे करके आज के एग्जामिनर जो है आपको प्रश्न को डाइवर्जन कर रहा है। उसके बाद में देखिएगा कि इसका जो है आपको एथलीट फुट माउथ जो बीमारी है एथलीट फुट में, तो इसमें क्या होता है, इसमें है कि आपको त्वचा का एक समान फंगल के संक्रमण होता है, यानी कि त्वचा पर आपको फंगल का संक्रमण होता है। और जो है आपको पैर का तलवा है ना, तलवा और उंगलियों के बीच में जो जगह होता है इसको यह जो है आपको प्रभावित करता है, ये इतना आपको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ए ऑप्शन में आपको जीवाणु दिखाई दे रहा है साथियों। जीवाणु देखिए, जीवाणु से होने वाली बीमारी तपेदिक है, हैजा है, निमोनिया है। बी ऑप्शन में आपको देखिएगा विषाणु दिया गया है, विषाणु से देखिएगा कि एड्स होता है,
खसरा होता है, रेबीज होता है, हेपेटाइटिस बी होता है और कोविड-19 जैसे बीमारी जो है आपको विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। इतना आपको कंप्लीट हुआ। डी ऑप्शन में प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी आप देखिएगा तो ये आपको इसमें देखिएगा कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी जैसे मलेरिया है, पेचिस है और उसके बाद में स्लीपिंग सिकनेस इसके पहले वाला प्रश्न में आया था बाबू, पहले वाला सेट में आया था। तो उसमें आप देखिए डिटेल आपको समझ में आएगा। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी जो है आपको सोने की बीमारी यानी कि नींद का रोग है, वह स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न है 5-9 प्रश्न में दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी कि इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी यानी कि इंदु का निर्माणाधीन या स्थापित कहाँ किया गया है। बाबू इसका सही जवाब आपको हो जाएगा, आपको बिनोला गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में किया गया है। 60 नंबर प्रश्न है कि म्यूचुअल इंडक्शन, 1 नंबर क्वेश्चन है और वीवीआई टिक इसको लगा लीजिएगा। म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत पर कौन सा उपकरण कार्य करता है। देखिए वो ट्रांसफार्मर जो है आपको यह इसको पर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर। म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कहाँ से हम पढ़ रहे हैं और एक क्या भाषा का इस्तेमाल कर दिया है। देखिए डिटेल समझिएगा तो आपको इसको भाषा समझ में आएगा। जैसे देखिए वो म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन कहे या अन्योन प्रेरण सिद्धांत कहे, अन्योन प्रेरण सिद्धांत कहे, ये दोनों एक ही चीज है, म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन प्रेरण। समझ में आया, इतना चीज कंप्लीट हुआ। दूसरा है इसको में देखिएगा परिभाषा, इसको समझिए, इसको परिभाषा क्या कहता है। जैसे कहता है कि एक कुंडली में विद्युत होने वाली, ध्यान रखिएगा, एक कुंडली में प्रवाहित होने वाली जो धारा है ना, तो धारा में परिवर्तन के कारण उसके पास रखी हुई जो है आपको दूसरी कुंडली रखी हुई है, आपको दूसरी कुंडली, तो उसको में भी दूसरी कुंडली में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ध्यान रखेंगे इसका यही वो बाबू कि एक उस अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके बगल में एक कुंडली यानी कि तार और है, तो उसको में भी आपको विद्युत वाहक बल का जो है आपको प्रेरित हो जाता है। ध्यान रखेंगे विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और यही म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत इसी पर कार्य करता है। उसके बाद में ट्रांसफार्मर से देखिए बाबू, ट्रांसफार्मर जो है आपको यह प्रत्यावर्तित धारा यानी कि एसी अल्टरनेटिव करंट इसको कहा जाता है। प्रत्यावर्तित धारा को उच्च धारा में बदलना या उच्च धारा को निम्न में बदलना या उच्च धारा को निम्न में बदलना या निम्न से उच्च करना, यानी कि निम्न करना या उच्च करना, मुख्य रूप से याद रखिएगा। तो यह ट्रांसफार्मर का काम है बाबू, यह ट्रांसफार्मर के काम है। डीसी एक होता है, एक तो एसी आप देखें, एक होता है डीसी। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट होता है जो आपको बैटरी से जनरेट होता है। क्या होता है, बैटरी या सोलर प्लेट से जनरेट होता है, वो डीसी जनरेट होता है बाबू, ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा जैसे इसको में आपको करंट बदलता है बट उच्च से निम्न होता है, लेकिन आपको आवृत्ति पे इसको कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। जो आपको ट्रांसफार्मर है आवृत्ति पर कोई परिवर्तन नहीं होने देता है। उसके बाद में देखिएगा इसका सही तो सी ऑप्शन है। उसके बाद में आपको देखिए डायनेमो है बाबू, ए ऑप्शन में डायनेमो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें जो है आपको गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, गतिज ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बी ऑप्शन में मोटर है, मोटर है, मोटर ध्यान रखिएगा, मोटर है, विद्युत ऊर्जा को यह गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। और इसीलिए जो है आपको खेती में मोटर जो लगता है तो लाइन से मोटर को चलाइए, अब मोटर में गतिज ऊर्जा यानी घूमना प्रारंभ होता है तो नीचे से जमीन के अंदर से पानी खींच करके ऊपर बाहर फेंकता है, यह वाला मोटर है, समझिएगा आप। उसके बाद में आपको देखिएगा गैल्वेनोमीटर है, यह आपको सबसे धारा जो आपको तार में धारा सबसे कम मात्रा में जो बहती है उसको पता लगाने के लिए यह काम करता है गैल्वेनोमीटर। 61 नंबर प्रश्न को देखिएगा बाबू, 61 नंबर प्रश्न बताता है कि पीतल जो है पीतल का मिश्र धातु है। यह प्रश्न आपको इतना बार आया है कि इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका सही जवाब आपको बी ऑप्शन हो जाएगा।
तांबा और जिंक। अगर उतना याद नहीं रहता है तो इतना आपको याद रखें, पिताजी, पिताजी सबके पिताजी होंगे, तो पिताजी याद रखिएगा। पी फॉर पीतल, ता फॉर तांबा और जी फॉर जिंक, यानी पिताजी, तीनों मिल गया। तो इतना से ज़्यादा आपको डाइवर्ट इसमें नहीं करता है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। 62 नंबर में है, किसी विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से जो है वो पेलाग्रा रोग होता है, जिसका लक्षण में आपको 3DS शामिल है। तो यह आपको विटामिन B3 है, इसमें होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपको 62 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न के लिए बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और बाकी इसको में दिया गया, जैसे विटामिन B1 है, इसको थायमिन नाम है, विटामिन B6 है आपको पाइरोडॉक्सिन नाम है, और विटामिन B12 है, इसको साइनोकोवालिन नाम है। तो यह सब नाम इसका रासायनिक नाम है, ध्यान रखें। विटामिन B1 की कमी जो है, विटामिन B1 की कमी के कारण है आपको बेरी रोग होता है, और विटामिन B6 के कमी के कारण जो है आपको एनीमिया और त्वचा सूखना, ये सब बीमारी आपको होता है। नेक्स्ट देखिएगा 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न है बाबू कि बल का आवेग, ध्यान रखिएगा, बल का आवेग किसके बराबर होता है? बल का आवेग होता है संवेग में परिवर्तन जो होता है उसके बराबर होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपको 63 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देखिएगा, कार्य का मतलब आपने जानते ही हैं कि जब एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तित हो गया है तो कार्य कहलाएगा। आगे देखिएगा 64 नंबर। देखिए 64 नंबर में देखिएगा कि MMR का टीका किन 3 रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो यह 3 गो रोग है बाबू, ध्यान रखें, मजलिस यानी खसरा, और मप्स यानी कि गलसुआ और रूबेला। यह तीनों बीमारी के लिए जो है आपको संयुक्त रूप से एक ही टीका MMR दिया जाता है, MMR दिया जाता है। M फॉर मजलिस, M फॉर मप्स और R फॉर रूबेला, इसलिए नाम में ही आपको उसका शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है बाबू कि कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? देखिए किसी भी प्रोटीन का लगभग में पूर्ण पाचन अगर देखें तो सब छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है बाबू? सारे चीज न्यूट्रिशन है उसका अवशोषण है आपको छोटी आंत में होता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिएगा, जैसे में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है यह आपको मुख गुहा के लार में इमाइलेज पाया जाता है, वहाँ से शुरू होता है, शुरू होकर के और छोटी आंत में जाकर के मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज द्वारा जो है आपको मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में जाकर के पूरा होता है। इतना लंबी प्रक्रिया है कार्बोहाइड्रेट के पचाने के लिए। अमाशय है, देखिएगा आपको ए ऑप्शन में अमाशय दिया है बाबू, ए ऑप्शन में अमाशय दिया गया है। इसको में जो आपको प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के रूप में होता है, और यह छोटी आंत में जो ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन काइमोट्रोसिन और जो है आपको आंतीय के द्वारा जो है अमीनो एसिड के रूप में पूरा करता है। इसका भी प्रक्रिया जो है बहुत लंबा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आगे देखिएगा 65 के बाद में 66 नंबर है। 66 नंबर प्रश्न है कि बिहार में प्रथम नगर निगम का स्थापना कहाँ किया गया था? तो बिहार में प्रथम नगर निगम पटना में होगा बाबू, आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसके लिए, बी ऑप्शन। अब पटना नगर निगम से संबंधित थोड़ा सा पॉइंट को समझिएगा और नोट डाउन करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अंत में लाइक जरूर करके जाइएगा, और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको कहिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा रहा, ऐसा कंटेंट कोई देता है या नहीं देता है, या आपके लाइक के कंटेंट है या नहीं है, तो बताइएगा। तो देखिए नगर निगम से संबंधित समझते हैं। तो जैसे पटना नगर निगम का जो स्थापना है 15 अगस्त 1952 के हुआ था बाबू। क्या हुआ था? तो 1952 में आपको पटना नगर निगम का स्थापना हुआ था, और अधिनियम है 51 में आया था। अधिनियम देखिए अधिकतर हमेशा जो है आपको इतना आपको ध्यान रखिएगा, हमेशा अधिनियम 1 साल पहले आता है, उसका लागू जो है 1 साल बाद में होता है। 1951 में अधिनियम आया, 1952 में पटना नगर निगम का स्थापना हुआ। इतना आपको कंप्लीट हुआ। उसके बाद में देखिएगा बिहार में नगर पालिका अधिनियम, ध्यान रखिए ऊपरला हम लोग नगर निगम देख रहे थे, नगर निगम से अब याद रखिए नगर पालिका अधिनियम 2007 में आया था।
2007 में नगर पालिका अधिनियम आया है और नगर पालिका अधिनियम में जो है आपको संवैधानिक अधिकार भी इसको मिल गया है और यह 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपको संवैधानिक अधिकार इसको मिला है। बिहार में देखिए वो नगर निगम की संख्या लगभग में अभी 18-19 है। 18 को कहीं 18 को दिया जाता है, कहीं 19 को दिया जाता है। ऑप्शन के अनुसार आप देख के सही लगा लीजिएगा। नगर परिषद के देखें तो 84 प्लस है और नगर पंचायत के देखें तो 151 प्लस अभी बिहार में है। 67 नंबर प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। देख, अग्रणी मतलब कि सबसे प्रथम स्थान है, तो पूर्णिया जो है आपको जूट उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है पूर्णिया को। और उसके बाद दूसरा स्थान पे कटिहार के याद रखिएगा। कभी कभी आपको दूसरा स्थान वाला भी पूछ देता है, तो यह फैक्ट भी आप याद करके चलिए, क्योंकि जब क्वेश्चन टफ करना रहता है एग्जामिनर का तो इसी टाइप के, यानी कि सेकंड स्थान पे कौन है उसको पूछ दिया जाता है। देखिए भाई, जूट उत्पादक के मामले में अगर देश देखें तो प्रथम स्थान पे भारत, दूसरा स्थान पे बांग्लादेश और तीसरा स्थान पे चीन हो जाता है। सुनते चलिएगा, इस पे लिखा तो नहीं सकता है लेकिन आप सुन करके नोट जरूर करते चलिएगा। बिहार में जिला में अगर देखें तो अररिया है प्रथम स्थान पे, दूसरा स्थान पे कटिहार है। राज्य में देखें कि भारत में राज्य कौन कौन सा स्थान, किस स्थान पे जो है आपको जूट के उत्पादन में, तो जूट के उत्पादन में राज्य भर में बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। भारत में प्रथम कारखाना अगर जूट के लगा था तो यह 1855 में लगा था। 1855 में आपको जूट का कारखाना लगा था, ध्यान रखेंगे। और इससे संबंधित प्रश्न आया भी है और ये रिसरा में लगा था। भारत में प्रथम देसी जूट मिल जो है 1771 में लगा है, 1971 में लगा है, 1971 में लगा है और कोलकाता में लगा था। ये इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न है 68 नंबर। देखिए, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति है आपको उद्यान कृषि से संबंधित है, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद में कुछ और उत्पादन के हम नाम बता देते हैं, उसको नोट करिएगा, जो आपको मेन है, ज़्यादातर एग्जाम में आने की संभावना का कि एग्जाम में आया ही है और आता ही है। एक देखिए, रेशम के कीट है ना, रेशम के कीट है, रेशम के कीट सेरीकल्चर, इसका पालन करने की प्रक्रिया है, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन के लिए इसको जो है आपको स्वीट क्रांति भी कहा जाता है या मीठी क्रांति भी कहा जाता है। उसके बाद में आपका एक मत्स्य उत्पादन है, यह नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। जूट उत्पादन स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत आता है। अंडा उत्पादन रजत क्रांति के अंतर्गत आता है और झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है। तो इतना सारे चीज़ आपको नोट्स कर लेना है। 69 प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो यह आपको पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और इसका जो है आपको महात्मा गांधी के नाम पर इसको नामकरण किया गया है। अब इससे संबंधित और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे पोर्ट ब्लेयर है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है। कहाँ है बाबू, तो यह अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का क्या है, तो आपको यह कैपिटल है। और इसी पर ही पोर्ट ब्लेयर जो है, इस पर ही आपके सेलुलर जेल अवस्थित है, सेलुलर जेल अवस्थित है। और सेलुलर जेल को ही काला पानी की सज़ा दी जाती थी, सेलुलर जेल में ही काला पानी को सज़ा दिया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। पोर्ट ब्लेयर पे बाबू आपको नेशनल पार्क की संख्या 9 है और वन्य जीव अभयारण्य की संख्या आपको 96 है। तो इतने सारी फैक्ट इसका था, आप इसको नोट कर लीजिए, एकदम आगे आपको एग्जाम में काम आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर में है, 70 नंबर, और उसके बाद में वीडियो को जो लाइक करते चलिएगा जरूर। 70 नंबर है, केसर का जो आपको मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। केसर उत्पादक के मुख्य राज्य जो आपको हो जाएगा, तो सबसे प्रथम का कि एक ही इसका एक अधिकार लगभग में है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर, सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न के लिए। अब हम लोग कुछ और चीज़ देखते हैं जो नया डेटा यानी 2025 के डेटा के अनुसार है। तो देखिएगा, पश्चिम बंगाल में है जूट और चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश है गेहूं गन्ना और आलू, गेहूं गन्ना और आलू उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। मध्य प्रदेश है सोयाबीन और दाल में अग्रणीय है। कर्नाटक में कहवा और रेशम के लिए है सबसे प्रथम स्थान। राजस्थान में बजरा के लिए है और असम में चाय के लिए है। इन सारी डेटा को आप नोट कर लीजिएगा।
71 नंबर प्रश्न है, लौह अयस्क का गलाने में प्रयुक्त धातु जो क्रम का कोयला है, यानी कि लौह अयस्क को गलाने के लिए कौन सा कोयला का प्रयोग किया जाता है, कौन सा कोयला के कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है, यह प्रश्न है। इसके लिए आपको बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है बाबू, ध्यान रखेंगे, बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न के लिए। अब इससे संबंधित और इम्पोर्टेंट डेटा जानते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी एकदम जानकारी रखने योग्य है, क्योंकि एग्जाम में आता ही है तो आता ही है, नहीं तो आगे वाला सेट में भी आपको आएगा। देखिए, जैसे मैं सबसे पहले जो है आपको जानना है इसको में क्या है, तो सबसे पहले लौह अयस्क के प्रकार को जानिए और फिर उसके बाद में कोयला के प्रकार को जानिएगा। इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन सही है। तो हम लोग लौह अयस्क को प्रकार देखते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार लौह अयस्क का 4 गो प्रकार होता है। देखिएगा, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, इसका फुल अथी है, रस्त सूत्र है। दूसरा है कि हेमेटाइट Fe2O3, उसके बाद में लिग्नाइट है, उसके बाद में क्या है, लिमोनाइट, लिमोनाइट है आपको, इसको 2Fe2O3 3HO2 होता है। चौथा में है सिडेराइट होता है, ध्यान रखेंगे, सिडेराइट चौथा पे सिडेराइट होता है Fe3CO3। ये सब सारी चीज़ जानकारी रखना जरूरी है। कोयला के प्रकार को आप देखिए। अब कोयला के प्रकार में देखते हैं, जैसे कोयला भी मुख्य रूप से जो है आपको 4 प्रकार का होता है। एक होता है एंथ्रासाइट, जिसको में आपको 80 से 95% तक ले जो है आपको यह कार्बन की मौजूदगी होता है और यह उच्च कोटि का कोयला है और इसमें कम धुआं उठता है। दूसरा स्थान पे आता है बिटुमिन, बिटुमिन जो है आपको दूसरा स्थान पे आता है। इसको में आपको 53 से लेके 65% तक ले जो है आपको कार्बन की मात्रा है और इसमें लौह अयस्क के गलाने के लिए यह काम आता है। तीसरा स्थान पे है लिग्नाइट, यह आपको तीसरा स्थान पे है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट जो है 45 से लेके 50% तक इसमें जो है कोयला कार्बन की प्रतिशत होता है और यह थर्मल पावर प्लांट में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सभी जगह मौजूद और यह कम खर्चा वाला बैठता है, इसके लिए आपको इसको प्रयोग किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। पीट कोयला है आपको, यह चौथा कोयला है और यह सबसे निम्न कैटेगरी का कोयला पाया जाता है। इसको में है आपको धुआं ज़्यादा और आपको जो है आपको कार्बन की प्रतिशत देखें तो 35 से लेकर 45 तक प्रतिशत इसका कार्बन की प्रतिशत इसमें है। तो इतने सारी फैक्ट आपको, हमें नहीं लगता कि इतना टाइम दे करके और इतना डिटेल से अगर आपको कोई यूट्यूब पर पढ़ाता होगा तो हमें नहीं लगता है। हाँ, बट ये वो चीज़ है कि बाई ऑप्शन करा के नहीं भाग रहे हैं बाबू, तो वायु ऑप्शन करा के नहीं भागना है, एक का क्वेश्चन नहीं देखना, क्योंकि 100 क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, 400 क्वेश्चन आपको नज़र से गुजारना है, इतना हम आपको बताने आए हैं। 72 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कहाँ हुआ था? ये आपको कई बार प्रश्न में आया है, सेट में भी आपको प्रश्न, सेट में भी इसको डिस्कस पूरा कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर। 73 नंबर में है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, यह भी प्रश्न आया है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, गुप्त वंश के थे कुमारगुप्त प्रथम उसके द्वारा जो इसको किया गया था। अब थोड़ा सा शॉर्ट में आप देख लीजिएगा, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय इसका स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किए थे। आर्थिक सहयोग हर्षवर्धन और पल्लव वंश ने दिया था। आर्थिक सहयोग हर्षवर्धन और पल्लव वंश ने दिया था, के शासकों ने दिया था। और कौन सा समय में स्थापित किया गया? तो 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे, यह 5वीं शताब्दी में किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय देख लीजिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। एक तक्षशिला विश्वविद्यालय है, तक्षशिला भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। इसका स्थापना जो है संभवतः दक्ष शासक द्वारा किया गया था और समय 8वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास में था। तो ये तीनों पॉइंट को याद रखिए, तीनों से प्रश्न आपको घुरा के आता है। 74 नंबर प्रश्न है, 74 नंबर में है कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह आपको भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। नौजवान भारत सभा 1926 में, ये आपको ध्यान रखना है, 1926 में बनाया गया था। अब जैसे देखिए बाबू कि कुछ एक याद रखिए, जतिन डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में जतिन दास हैं। जतिन दास के लाहौर के सेंट्रल जेल में, जो है वर्तमान पाकिस्तान में है, लाहौर के सेंट्रल जेल में 63 दिन के उपवास के कारण इनको जेल में ही मृत्यु हो गया था। जतिन दास ये स्वतंत्रता सेनानी हैं। उसके बाद में आपको बी.डी. सावरकर है। बी.डी. सावरकर 1904 में, ध्यान रखें कब, ये तो 1904 में
अभिनव भारत का स्थापना किया था? अभिनव भारत का स्थापना किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। 75 नंबर प्रश्न देखिएगा, बांग्लादेश का स्वतंत्र राष्ट्र कब बनाया गया? यह आपको 1971 में, डी ऑप्शन सही जवाब है। और इससे संबंधी अगर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो आप देखिए पूरा बांग्लादेश का ऑपरेशन करता है। जैसे देखिए बांग्लादेश का संस्थापक आपको शेख मुजीब उर रहमान थे। शेख मुजीब उर रहमान आपको इसका संस्थापक थे। और उसके बाद में आपको स्वतंत्रता इसको जो 1971 में मिला। स्वतंत्रता का घोषणा 26 मार्च 1971 को किया गया था और 26 मार्च को ही बांग्लादेश से आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे बाबू, 26 मार्च को ही बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और स्वतंत्र देश के जो मान्यता मिला था वो तो घोषणा हुआ था 26 मार्च को, और स्वतंत्र देश का मान्यता है आपको 6 दिसंबर 1971 को मिला था। अब देखिए इसमें बांग्लादेश के आज़ाद कराने में जो है भारत की क्या भूमिका रहा है। तो भारत ने बांग्लादेश को लेकर के पाकिस्तान के से युद्ध किया और यह 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक लिए युद्ध चला था। और इस युद्ध में बहुत बड़ी एकदम समझिए कि इतिहास बने कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे बड़ी अगर सेना का आत्मसमर्पण किया तो यह पाकिस्तान सेना द्वारा किया गया था। सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में सेना समर्पण किया था सबसे बड़ी मात्रा में। और उसके दूसरा स्थान पे अगर देखें तो यह भारत के सामने पाकिस्तान की सेना लगभग में आपको 93,000, ध्यान रखेंगे 93,000 सेना है जो आत्मसमर्पण कर दिया था। और उस समय पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जो थे जनरल नियाजी थे और यह भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के पास में यह समर्पण किया था। इतना सारी चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे इससे बांग्लादेश से ज़्यादा नहीं आ सकता है। देखिए 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो झील क्षुद्र ग्रह को आपको टक्कर के कारण, यानी कि क्षुद्र ग्रह है उसको आन के गिरा है तब वह झील निर्माण हुआ है। तो यह झील आपको सही जवाब हो जाएगा। इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा ये लोनार झील, यानी कि बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। लोनार झील है आपको क्षुद्र ग्रह के गिरने के कारण जो है आपको लोनार झील का निर्माण हुआ है साथियों। अब आपको इसके से डिटेल क्या आपको बताएं तो डिटेल देखिएगा। जैसे मैं सारे ऑप्शन को मैं बताता हूँ। जैसे कुलेरू झील आपको प्रथम है तो आपको कुलेरू झील ए ऑप्शन में है, इसको देखिएगा। यह आपको आंध्र प्रदेश में जगह राज्य ही पूछता है कि कौन सा झील कौन सा राज्य में, ज़्यादातर यही पूछता है। लोनार झील है, लोनार झील आपको यह महाराष्ट्र में और खारे पानी का झील है। उसके बाद में आपको सी ऑप्शन में चिल्का है। चिल्का झील जो है आपको उड़ीसा में पड़ता है बाबू, और यह भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील उड़ीसा। इतना आप लाइन याद रखिए। उसके बाद में आपको देखिएगा पुलिकट झील डी ऑप्शन में है। पुलिकट झील आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर पुलिकट झील है। देखिए सांभर झील को अलग से याद रख लिया। सांभर झील राजस्थान में और भारत का सबसे नमकीन झील है, सबसे नमकीन झील है। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न को देखिएगा। लोकटक झील जो तैरते द्वीप पर के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ अवस्थित है? लोकटक झील आपको मणिपुर है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और लोकटक झील के इम्पोर्टेंस को समझिएगा, केवल लोकटक झील को इम्पोर्टेंस को आप समझिएगा। देखिए इसको में क्या है। लोकटक झील जो है आपको ध्यान रखेंगे यह मणिपुर की में है और मणिपुर को यह जीवन रेखा कहा जाता है। लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। और उसके बाद में याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो है लोकटक झील को ही कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के सबसे मीठे पानी का झील, यह प्रश्न पूछा गया, उत्तर पूर्वी वाला प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप नोट करिए। उसके बाद में आपको इसी झील में लोकटक झील में जो है आपको तैरता हुआ छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं और उसे स्थानीय भाषा में जो है आपको कुमंडी कहा जाता है। क्या कहता है? कुमंडी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। और इसी में आपको ध्यान रखेंगे लोकटक झील में इसमें जो है आपको विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है किबू लामजाओ नेशनल पार्क। किबू लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। वह आपको इसी
मणिपुर में ही है, ध्यान रखेंगे मणिपुर में ही है, आपको लोकटक झील में, लोकटक झील में है। इन सारे फैक्ट को आपने देखें। आगे देखिएगा, आगे है 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर में बाबू मैथ का प्रश्न है। मैथ का प्रश्न, इस पर कैलकुलेशन तो बनता नहीं है, तो आपको डी ऑप्शन यानी कि 840 हो जाएगा। और 79 प्रश्न है, 79 प्रश्न के लिए आपको भी डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 79 प्रश्न को भी कैलकुलेशन करिएगा तो 10 ऑप्शन आपको आने वाला है। उसके बाद में लेंस की 80 नंबर में है, लेंस की जो शक्ति है मापी जाती है एसआई मात्रक। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक आपको डायोप्टर में मापा जाता है, डायोप्टर में मापा जाता है। मीटर को दूरी में मापा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा 81 नंबर प्रश्न है। 81 नंबर में है बाबू, 81 नंबर में बताया गया है कि यदि किसी चालक की तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए वो प्रतिरोध पर यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों का दोगुना ही किया गया है, जिससे प्रभाव बनेगा। तो सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 82 नंबर है प्राकृतिक रबड़, यानी कि नेचुरल रबड़ किसका उदाहरण है, किसका बहुलक है। यह आइसोप्रीन का बहुलक है। ए बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 83 नंबर प्रश्न है। 83 नंबर प्रश्न मिलान करने वाला है, जो आपको जैव भू रासायनिक चक्र और उसके तत्व को संबंधित मिलान करना है। देखिए क्या होगा, जैसे में जल चक्र है बाबू, जल चक्र आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा पूर्ण होता है। कार्बन चक्र है वो आपको कार्बन के द्वारा ही पूर्ण होगा। नाइट्रोजन चक्र है नाइट्रोजन के द्वारा ही पूर्ण होगा। और फास्फोरस चक्र है आपको फास्फोरस के द्वारा ही पूर्ण होगा, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए सही जवाब जो है आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर। वीडियो को लाइक करते चलिए। देखिए लगातार बोलने में जो है आपको आवाज़ थोड़ा डाउन हो जाता है और गला थोड़ा जो है आपको खरखराहट हो जाता है, थोड़ा सा इतना बोलने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो आप लोग इस हिसाब से देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, लाइक तो बनता है यार। 84 नंबर में अवगार्दो का नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस का आयतन क्या होगा। समान ताप रहेगा बाबू और दाब रहेगा, तो सभी गैस का जो आयतन है आपको अणुओं की संख्या के समान हो जाती है, अणु की संख्या के समान हो जाती है, यानी कि बी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर है। 86 नंबर में एक खिलाड़ी लंबी कूद से पहले दौड़ता है। देखिए कोई खिलाड़ी लंबी कूद मारना, छलांग लगाना, तो उससे पहले दौड़ना पड़ता है। दौड़ना पड़ता है इसलिए बाबू कि यह संवेग बनाता है और गति को जड़त्व प्रदान प्राप्त करने के लिए करता है। तो सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। जड़त्व, न्यूटन के जड़त्व के नियम में आपको जड़त्व का नियम यही बताता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। यानी कि अगर जड़त्व गति को, जड़त्व में आपको गति, कोई वस्तु को या किसी को गति के रूप में गति करवा देते हैं तो गति रूप में ही रहना चाहता है, गति रूप में ही रहना चाहता है। और इसीलिए जो कूद जो है आपको लंबी कूद हो जाएगी, छलांग आपको लंबी लग जाएगी। न्यूटन के आपको तृतीय नियम में क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया आपने देखे हैं। 86 नंबर प्रश्न है प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2026। देखिए करेंट अफेयर क्वेश्चन है। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि करेंट अफेयर का जो क्वेश्चन रहेगा उसको 5 मिनट के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि इसको मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शन टिक कराते चल जाता हूँ, लेकिन उसमें जो वीडियो मैं बनाऊंगा 5 मिनट के लिए खाली स्पेशल करेंट का, तो उसको मैं डिटेल से रहेगा, पूरा जानकारी उसको में रहेगा। तो इसको मैं आपको 86 नंबर 151वें स्थान पे 2025 में भारत की रही है। 86 नंबर है भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद पहली बार जाति जनगणना करवाने जा रही है और जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है भारतीय मूल के कमला प्रसाद विशेषर जो आपको किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई है। तो ये आपको त्रिनाद एंड टोबैगो को चुना गया है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 88 नंबर प्रश्न के लिए। 88 के बाद में 89 नंबर में है कि NCERT के किस कक्षा के पाठ्यक्रम में मुगल और दिल्ली सल्तनत के इतिहास को हटा दिया गया है।
तो यह 7वीं क्लास की कक्षा के जो बुक है उसको में से मुगल और दिल्ली सल्तनत को हटा दिया गया है एनसीईआरटी में से, ये आपको ये ध्यान रखना है। 90 नंबर प्रश्न है। 90 नंबर में राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है आलोक जोशी को। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 90 नंबर के लिए। 91 नंबर में है कथन और कारण दिया गया है। कथन और कारण के तो आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यही है जो रिजल्ट बनाएगा, क्योंकि सबसे बनता नहीं है। आपसे बन गया तो समझिए कि आपका रिजल्ट 1 नंबर जो है आपको पॉइंट बढ़ गए हैं, 1000 लेकिन से आगे हो गए आप। देखिए कथन दिया गया कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच में एक कड़ी माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। और उसका कारण में देखें केवल यह जीवित परपोषी कोशिकाओं के अंदर ही गुणित होता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। वायरस जो है आपको जीवित कोशिका के अंदर में ही जो आपको यह बढ़ने का काम करता है। तो इस हिसाब से आप देखें तो ए और आर दोनों सही हुआ, और आर का जो है ए सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखिएगा 92 नंबर। 92 नंबर में है कि डेसिबल किसकी इकाई है। डेसिबल आपको जो है ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के स्तर को मापने का काम करता है डेसिबल। आगे देखिए 93 नंबर है। 93 नंबर है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। यह प्रश्न पहले वाला सेट में आया है, यह प्रश्न आपको ऑलरेडी दूसरे सेट में करा दिया गया, क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। यह आपको सौर ऊर्जा होगा बाबू, सौर ऊर्जा होगा। उसका बेस थोड़ा बता देता हूँ। देखिए उसमें क्या आया था कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा और जो परंपरागत ऊर्जा नहीं है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं, बस इतना खाली लगाया हुआ था। नवीकरणीय था लेकिन परंपरागत नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है, परंपरागत का मतलब कि कोई एक टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ था, ये आपको डिफरेंस है, तो ध्यान रखना है। तो आपको नवीकरणीय ऊर्जा सूर्य के ऊपर सूर्य ऊर्जा सौर ऊर्जा हो जाएगा। 94 नंबर में शुद्ध जल का पीएच मान आपको 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, वर्षा का भी पीएच मान वही होता है, वर्षा का जल का। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है। लाइसोसोम का जो आपको मुख्य कार्य है अंतःकोशिकीय जो है आपको पाचन और अवशिष्ट को निपटारा करना इसका काम है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 95 नंबर प्रश्न के लिए। 95 नंबर के बाद में 96 नंबर में देखिए 96 नंबर प्रश्न है, इसको में मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। देखिए 4 गो कक्ष होता है। वो क्या होता है 4 गो, 2 गो नीलय और 2 गो अलिंद होता है, 2 गो नीलय और 2 गो अलिंद होता है। 97 नंबर में है 97 नंबर एशियाई खेल 2026 किस देश में आयोजित, तो यह जापान, ये जापान में आपको एशियाई खेल 2026 जापान में आयोजित होगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद में 98 नंबर में है कि बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक का लेखक पूछा गया है बाबू, पूछा गया है, तो यह आपको फालिसेम नरीमन के द्वारा लिखा गया है बियॉन्ड द कोर्ट रूम। 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें है कि 2 मई 2025 के भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख पदभार किसने ग्रहण किया है, तो यह आपको एयर मार्शल माफ करिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी हुए हैं, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस सरकार ने पर्यटन सुरक्षा बल यानी पर्यटन मित्र को स्थापित करने का घोषणा किया है, तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और इसी के साथ में जो आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ को चाहते हैं कि पीडीएफ आपको पास रहे, आंसर सहित रहे, तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां आपको सेट कंप्लीट कराने के बाद में ये अपलोड कर दिया जाता है। साथ में यह आपको उस पर ट्रिक से संबंधी जो प्रश्न रहता है और जो ऑप्शनल बाई ऑप्शनल यानी कहने का अर्थ है कि जो शॉर्ट में याद करने वाला चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में परेशान करता है, कन्फ्यूजन करता है, तो उसका भी आपको पॉइंट टू पॉइंट अपलोड कर दिया जाता है, ताकि आप लोग का सारे तरीक़ा से आसान रहे। और पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाता है और इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया जाता है, किसी प्रकार की जॉब का इन्फॉर्मेशन रहे या कोई नोटिस आता है तो आपको डाल दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए।